विभा उपाध्याय। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो संदेश फिर से जारी किया है। परीक्षा संशोधन बिल पर पीएम ने वीडियो जारी किया है। एंटी पेपर लीक बिल दोनों सदन में पास हुआ, ये पीएम ने जानकारी दी है इस वीडियो के जरिए। उन्होंने कहा कि हमने छात्रों के सुझाव को प्राथमिकता दी, पेपर लीक करने वालों पर कठोर कार्रवाई की भी बात पीएम ने अपने वीडियो संदेश में कहा है। शिक्षा माफिया बख्शे नहीं जाएंगे, राज्यों के सुझाव को भी प्राथमिकता दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया है। तो देखिए, लगातार वीडियो जो है वो इंस्टाग्राम पर जारी किया जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से, और ऐसे में एक और वीडियो जारी किया गया। साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है, और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे, और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है, और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो परीक्षा संशोधन बिल पास होने पर अमित शाह का बयान भी आया। अमित शाह ने कहा कि पेपर लीक करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। छात्रों के सुरक्षित भविष्य के लिए इसे अहम कदम बताया गया। अमित शाह ने कहा कि युवा अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे। तो परीक्षा संशोधन बिल पर अमित शाह की तरफ से भी एक बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि ये छात्रों, युवाओं के सपनों को साकार करने की दिशा में कदम है। और परीक्षा संशोधन बिल को लेकर एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण तौर पर सामने निकल कर आई, उन्होंने कहा कि पेपर लीक करने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। छात्रों के सुरक्षित भविष्य के लिए इसे बहुत जरूरी कदम बताया जा रहा है। और अमित शाह ने यह भी कहा कि युवा अब अपने सपने को बेहिचक पूरा कर पाएंगे। तो अपने पोस्ट के जरिए अमित शाह की तरफ से परीक्षा को लेकर परीक्षार्थी अब किसी शंका में न रहें, उस दृष्टिकोण से एक बड़ा कदम उठाया गया है परीक्षा संशोधन बिल के तौर पर। बांकीपुर उपचुनाव का कल मतदान हुआ। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, लेकिन सबसे बड़ी चिंता इस बात की कि बांकीपुर में बेहद ही कम मतदान हुआ है। निर्वाचन आयोग ने मतदान का 34.30% बताया। बेहद ही कम वोटिंग के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि इससे किसको फायदा और किसको नुकसान होगा। आखिर बांकीपुर के मतदाता वोट डालने क्यों नहीं जाते हैं? 3 लाख से ज्यादा वोटर, मैदान में 25 उम्मीदवार, 1 विधानसभा सीट और 3 धुरंधर।
पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो चुका है और अब सबकी नजरें टिकी हैं 3 अगस्त पर। जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा और वोटों की गिनती होगी। गिनती में कौन बाजी मारेगा ये तो 3 दिन बाद पता चलेगा, पर एक बात जो इस चुनाव में समझ आई वो ये कि बांकीपुर के मतदाता वोट ही नहीं डालते। 2026 उपचुनाव को हटा भी दें तो बांकीपुर की जनता वोट डालने के मामले में बेहद सुस्त रही है। पिछले कुछ चुनाव के आंकड़ों की यदि बात करें तो 2005 में फरवरी में हुए चुनाव में 34.4% वोटिंग हुई। 2005 में अक्टूबर नवंबर में हुए चुनाव में 33.2% वोटिंग हुई, जबकि 2006 के उपचुनाव में 19.85% वोटिंग हुई। 2010 चुनाव में 36.96% वोटिंग हुई, जबकि 2015 में 40.25% वोटिंग हुई। 2020 में 35.92% वोटिंग और 2025 में करीब 41% वोटिंग की गई। वैसे तो इन सभी चुनाव में बीजेपी ने बांकीपुर में बाजी मारी, पर इस बार जन सुराज के प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने से ये मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। बांकीपुर विधानसभा सीट बिहार के सबसे जागरूक मतदाताओं की आबादी वाली सीट है। इसके बावजूद इतनी कम वोटिंग प्रतिशत होने पर सवाल तो उठता ही है कि आखिर बांकीपुर के मतदाता वोट क्यों नहीं डालते। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता रजनीश कुमार, विनीता मिश्रा और आनंद अमृत राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है और छापेमारी को लेकर इस कड़ी में आय से अधिक संपत्ति के मामले में आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने लघु सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार चौधरी के 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। दावा किया गया कि अभियंता के पास आय से करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए अधिक की संपत्ति मिली है। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। ईओयू का चला जोरदार हंटर, शिकंजे में भ्रष्टाचारी इंजीनियर। 6 ठिकानों पर रेड पड़ी, इंजीनियर साहब की शामत खड़ी। दस्तावेजों की पड़ताल, करोड़ों की संपत्ति का सवाल। भ्रष्टाचार के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इसी कड़ी में लघु सिंचाई विभाग में सासाराम में कार्यरत कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार चौधरी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। कार्यपालक अभियंता पर शिकंजा कसा गया। अरविंद कुमार चौधरी के कई ठिकानों पर छापा मारा गया। अरविंद पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप है। ईओयू की टीम ने एक साथ 6 ठिकानों पर दबिश दी। दानापुर, मुजफ्फरपुर, सासाराम और बांका समेत कई जगहों पर चल रही इस कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने संपत्ति से जुड़े अहम दस्तावेजों को खंगाला। बैंक के खाते की जांच की गई, निवेश से जुड़े दस्तावेज चेक किए गए, नकदी और आभूषण की जांच हुई, साथ ही संपत्ति का सत्यापन और कई फाइलों की जांच की गई। जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि अभियंता की संपत्ति के स्रोत क्या हैं और आय के मुकाबले उनका अनुपात कितना है। शुरुआती जांच में अभियंता के पास करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए के पुख्ता सबूत हैं, जिसके आधार पर आय से अधिक संपत्ति होने का आरोप सामने आया है, जिस पर यह कार्रवाई की गई। यहाँ अभियंता है अरविंद चौधरी जी, तो हम लोग आर्थिक अपराध से आए हैं। उनके अन्य ठिकाने पे, यहाँ के अलावा अन्य ठिकाने पर भी छापेमारी चल रही है आर्थिक अपराध की। कुछ बरामद हुई है सर? नहीं, अब कार्यालय से तो अभी ऐसा कोई हुई है सर। आर्थिक अपराध आय से अधिक संपत्ति के आर्थिक अपराध इकाई की ये कार्रवाई साफ संकेत देती है कि भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति के मामलों में जांच एजेंसियां अब और अधिक सख्ती के साथ कार्रवाई कर रही है। फिलहाल ईओयू जब्त दस्तावेजों और वित्तीय लेन देन की जांच में जुटी है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमरजीत शर्मा, सासाराम से अजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गाजी से बड़ी खबर है, जहां 4 बच्चों की मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर दिव्यांग पति की गला दबाकर हत्या कर दी है। हत्याकांड का पुलिस ने महज 6 घंटे में खुलासा किया है। ग्रामीण एसपी दिव्यांजलि जायसवाल ने बताया कि मामले में मृतक की पत्नी, उसके प्रेमी और 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार
किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला पर घर में शराब बेचने का भी आरोप है और इसी को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद होता था। जांच में सामने आया कि पत्नी ने अपने प्रेमी और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर पति की गला दबाकर हत्या की। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक बाइक और 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए। हमारा ही इनके साथ एक नाजायज संबंध था जिसका नाम है राजा आलम। तो राजा आलम ही इसमें जो मृतक है उनका गला दबाकर मारे हैं, ऐसा अभी तक हमारे अनुसंधान में मिला है। राजा आलम के साथ उनके 2 साथी थे, रोहित कुमार और मोहम्मद मुन्ना। ये लोग भी इस घटना में इनका भी संलिप्तता पाई गई है अभी तक के अनुसंधान में और इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही में जो मृतक की पत्नी है उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एफआईआर दर्ज करने के उपरांत इसमें अनुसंधान को आगे बढ़ाया जा रहा है और इनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है। और बड़ी खबर दरभंगा से, जहां पर महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई। महिला का सिर धड़ से अलग मिला है। महिला की हत्या से इलाके में सनसनी मच गई। जेतुका गांव में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। मृतका का पति पिछले करीब 2 सालों से मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है, जो कि मौके से फरार है। पति समेत परिवार के कई सदस्य फरार बताए जा रहे हैं और मौके से खून से सना हुआ हसुआ और कपड़े की बरामदगी की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल पुलिस हर पहलू से जांच में जुटी हुई है। बहुत ही निर्मम हत्या है। उसका गर्दन धड़ से अलग कर दिया है। ये बहुत देखने लायक नहीं है। बहुत ये अब एक साइको मर्डर कर सकते हैं इसको। एक पागलपन, जो पागल भी ऐसा मर्डर नहीं कर सकता है। अब ये कौन किया है, उसका पति किया या कोई और किया, इस तो जांच का विषय है। अब बड़ी खबर जमुई से है, जहां डायल 112 की पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ग्रामीण पुलिसकर्मी को गाली और धमकी दे रहे हैं, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए पुलिसकर्मी अपने पिस्टल निकालकर धमका रहा है। डायल 112 की पुलिस टीम का जवान कमर से रिवॉल्वर निकालकर गोली मारने का धमकी देता है। वायरल वीडियो शहर के सिरचंद नवादा इलाके का है। बता दें कि 28 जुलाई को जमीन विवाद की सूचना पर डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। ग्रामीणों ने पुलिस पर पैसा लेकर पक्षपात करने का आरोप लगाया। इस दौरान पुलिस और पब्लिक की बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते ये बहस हाथापाई में बदल गई। ग्रामीण भी पुलिस वालों से बहस करते नजर आए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारी मामले की जांच में जुट गए। कागज पत्थर की लड़ाई में है। कागज पत्थर की लड़ाई है। यहाँ फेंका फेंकी मारामारी कौन सी है? मारने का हक कौन दिया? और बड़ी खबर मोतिहारी से आ रही है, जहां पर चिरैया थाना क्षेत्र में अपराधियों ने दिन दहाड़े बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया है। हथियारबंद बदमाशों ने एक सीएसपी संचालक की गोली मारकर हत्या और लूट का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि 4 गोली मारी गई है और इसी दौरान 4 लाख रुपए भी लूटे गए। घटना के बाद इलाके में दहशत मच गई। सूचना मिलते ही चिरैया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई। ये भी बताया जा रहा है कि घोड़ा सहन के रहने वाले मुकेश कुमार चिरैया थाना क्षेत्र में सीएसपी केंद्र का संचालन करते हैं और अपने केंद्र पर वो मौजूद थे। तभी बाइक सवार अपराधी यहां पहुंचे। बदमाशों ने हथियार के बल पर कैश लूटने का प्रयास किया। विरोध करने पर अपराधियों ने मुकेश कुमार के हाथ में गोली मारी और करीब 4 लाख रुपए लूटकर यहां से फरार हो गए। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। एसआईटी का गठन किया गया है। जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा पुलिस कर रही है। शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए पोर्टल खोले जाने के बाद लगातार समस्या आ रही है। जेडीयू एमएलसी संजीव सिंह ने शिक्षा विभाग से कई बिंदुओं पर सुधार की मांग की है और कहा कि जब स्थानांतरण ऐच्छिक है तो अधिशेष के नाम पर शिक्षकों को परेशान क्यों किया जा रहा है। रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया में कई त्रुटियां सामने आ रही है, क्योंकि जो नहीं चाहते हैं उन्हें सरप्लस के नाम पर नहीं हटाया जाए। ट्रांसफर वाले शिक्षकों की शिकायत के लिए जेडीयू एमएलसी ने अलग से एक पोर्टल व्यवस्था करने की मांग की है। शिक्षा विभाग द्वारा जो पोर्टल खोला गया है स्थानांतरण के लिए, उसमें बहुत सारी शिकायतें शिक्षकों की आ रही है, निरंतर शिकायतें आ रही हैं और इस मामले में कुछ ऐसे तथ्य भी सामने आ रहे हैं कि लगता है सॉफ्टवेयर का जो गठन किया गया है उसी में कहीं न कहीं त्रुटि है। हाँ, अतिशेष शिक्षक सही में हैं,
उन अतिशेष शिक्षकों में कहा गया है जो 5 वर्षों से अधिक हैं उनका स्थानांतरण होगा। सरकार ने यह पूर्णतः ऐच्छिक स्थानांतरण कहा है। सरकार का कहना है ये इच्छा के अनुसार स्थानांतरण, कोई भी शिक्षक जब आवेदन भरेंगे तभी उनका स्थानांतरण होगा। लेकिन एक नैरेटिव बन रहा है जो कि अधिशेष शिक्षकों को यहाँ से अन्यत्र भेज दिया जाएगा। मुझे लगता है विभाग इसमें निश्चित रूप से बैठक करे, मैंने तो बात भी किया है। शेखपुरा का टाल क्षेत्र का इलाका हर साल हरहर नदी में उफान आने से पानी से घिर जाता है। कई राजनीतिक दल और जनप्रतिनिधियों ने भी इस इलाके को बाढ़ क्षेत्र घोषित किए जाने की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाया। जिला स्तर पर आयोजित विभिन्न बैठकों में इसे लेकर चर्चा की गई। इस बीच डीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण किया और जल जमाव की स्थिति होने की संभावनाओं का आकलन किया गया और उसके कुछ जो ग्राम रहते हैं, जो राजस्व ग्राम रहते हैं, वो प्रभावित होते हैं मूल रूप से। वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, जितने भी एसओपीज डिपार्टमेंट के डिफाइंड है। सामुदायिक सेंटर, सामुदायिक किचन चलाने के लिए नावों को लेके, गोताखोरों को लेके, दवाइयों को लेके सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं और उसका हम लोग सतत रूप से अनुश्रवण भी कर रहे हैं। अन्य सांसद महोदय ने कहा है कि एक नदी का 2 किनारा है, एक किनारा शेखपुरा जिला में, एक किनारा लखीसराय जिला में। जो भी होती है दोनों जनता के साथ उतना ही परेशानी होता है, तो इसलिए दोनों को ध्यान में रखते हुए उचित जो मुआवजा हो निश्चित रूप से वो मिले। पीड़ित क्षेत्र जिसको हम लोग घाट कुशवा का ब्लॉक है उसके लिए भी यह बाढ़ क्षेत्र घोषित हो, उसके लिए भी माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पहल की गई। हम लोगों ने उस मुद्दे को उठाया, माननीय विधायक जी ने भी कहा, हम लोगों ने भी कहा। भागलपुर में एक बार फिर से गंगा नदी में कटाव के बाद इलाके के लोग दहशत में हैं। सबौर प्रखंड के कई इलाके में तेजी से कटाव हो रहा है, जिसकी चपेट में हर दिन नए घर और खेती की जमीन आ रही है। इससे लोग सहमे हुए हैं। गंगा नदी फिलहाल खतरे के निशान से महज 1.5 फीट नीचे बह रही है। ममलखा चाचक में कटाव रोकने के लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कई काम कराए गए हैं, लेकिन इसी प्रखंड में रजंदीपुर के संतनगर में लोग कटाव रोधी कार्य के इंतजार में हैं। हालात यह है कि ग्रामीणों के घर से महज 50 मीटर की दूरी पर अब गंगा बह रही है। दर्जनों एकड़ खेती की जमीन नदी में विलीन हो गई है। अभी हम हैं भागलपुर के सबौर प्रखंड के संतनगर रजंदीपुर में। आप देख सकते हैं कि गंगा का रौद्र रूप यहाँ पर नजर आ रहा है। लगातार जो है गंगा अपने में समेटने को आतुर है ये संतनगर गांव को, और लगातार कटाव हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कटाव के कारण जो है अब महज कुछ ही दूरी पर जो है गांव बचा हुआ है। यहाँ पर कुछ महिलाएं, हम उनसे बात करते हैं। कितना तेज कटाव हो रहा है? कटा तो ढेरी कुंभे हो रहा है, कोई देख सुनवाई देख करे रहलो छे कि कहाँ आदमी रहते, कहाँ जेते आदमी, गंगा जी में जेते, की होते। बचाव के लिए कोई काम हो कहाँ हो रहा है? कुछ नहीं। कोई देखने आया? कहाँ देखे लावे छे? कोई नहीं। क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार? क्या होता है, जेबे गंगा जी में, कहाँ नहीं हो, घो जमीन नहीं है, कहाँ में रहबे, कट जेबे पानी है गंगा जी में, तब की करबे छिए। क्या नाम हुआ? उषा देवी। कितना दिक्कत बुझा रहा है? दिक्कत है जहाँ कन्नौर है, जगह नहीं है, सर बच्चा बुच्ची ले कहाँ जगह कटंती खूब लागे छे, अपनी कोई चीज और साधन नहीं है छे, तो की करते कन्नौर जाको नहीं रहते, नहीं गंगा जी में जाइए। बचाव का कार्य कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। करबो तब न होता है। कैसे होगा? तो करते है तब हम कुछ ऐसा नहीं छे, कनो करते, कोई करता है नहीं छे। गाँव पहुँच जाएगा इस बार? तब पहुँचता है ना, कटलो चल ले जाए छे, वो घर वाला सटिए अब करना जीते। कोई मैंने उपाय नहीं है? कुछ नहीं, हमरा तो करना जगह जमीन नहीं छे, कटा करना जाए करना नहीं छे। क्या नाम हुआ? वो भी ता देवे। तो आप देख सकते हैं कि ग्रामीण जो है सहमे हुए हैं और लग रहा है कि इस बार जो है गंगा संतनगर गांव को अपने आगोश में समा लेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अभी तक जल संसाधन विभाग की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं शुरू की गई है। कटाव निरोधी कार्य जो है यहाँ पर नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण ग्रामीण जो है काफी डरे हुए हैं और लोगों का कहना है कि अब गंगा में अगर उनका घर चला जाएगा तो वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। देखने वाली बात है कि सरकार की नजर इस ओर कब तक पड़ती है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर।
संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के मौके पर वाराणसी से निकाली गई पवित्र कलश एवं रथ यात्रा का बिहार में भव्य स्वागत किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा संत रविदास जी की जन्मस्थली से रवाना की गई पवित्र मिट्टी से भरा कलश पटना पहुंचा हुआ है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने पवित्र कलश को श्रद्धा पूर्वक अपने सिर पर धारण कर मंदिर परिसर स्थित संत रविदास प्रतिमा स्थल तक पहुंचाया और विधिवत उसकी स्थापना की। कार्यक्रम में संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया, मंत्री विजय कुमार सिन्हा, पूर्व मंत्री मंगल पांडे, पूर्व मंत्री जनक राम मौजूद रहे। भूमि से पवित्र मिट्टी लेकर पूरे देश में यात्राएं निकली, एक पटना आई और यहाँ के बाद गांव-गांव में जाएगी, कार्यक्रम होंगे और 20 फरवरी तक यह कार्यक्रम चलेंगे। 650वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में बृहद कार्यक्रम करने का रविदास जी के निर्णय लिया। एक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें कलश यहाँ लाया गया है, उसके बाद हर जगह इसको भेजा जाएगा। बिहार में विभिन्न जगहों पर जहाँ पर रविदास समुदाय की आबादी है वहाँ भेजा जाएगा। महावीर मंदिर बिहार का या देश का पहला ऐसा मंदिर है जहाँ पर रविदास जी की प्रतिमा की स्थापना की गई। इसके अलावा दलित समुदाय के पुजारियों की भी नियुक्ति कराई गई, इसीलिए स्थल महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो कल कलश चला उसको यहाँ पर स्थापित किया गया और 6-7 दिन यहीं रहेगा।